समाज सेवा का विचार मन में कब आया? मेरठ में करीब करीब 700 गांव हैं। मैं एक गांव में गया हूँ, एक गांव के तालाब मैंने देखे हैं। आपने दम तोड़ती हुई नदियों को एक जो नया जीवन दिया, तो एक असली बेटे होने का फर्ज निभाने जैसा है। हम नदियों के देश हैं भारत। गंगा जैसी पवित्र नदी हमारे यहाँ बहती है। अगर नदियाँ हैं तो समाज है, अगर नदियाँ नहीं है तो समाज मिटने के कगार पर है। जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो गंगा जी वापस लौट जाएंगी। जो पाकिस्तान की भी नदियां हैं उनके नाम ऐसे हैं जो हमारे ग्रंथों में हैं। नदी अगर मरती है, समाज की सोच मरती है। हमारी नदी अगर आईसीयू में तो समाज भी आईसीयू में है, उसकी सोच आईसीयू में है। एक तरफ तो हम माँ कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसी माँ को गंदा कर रहे हैं। जिन नदियों के किनारे समाज बसा, पला, बड़ा, विकसित हुआ, आज पोल्यूशन के कारण उन नदियों के किनारे से समाज उजड़ रहा है। कहाँ फंस गया? कुछ और ही कर लिया होता। इतनी मुश्किल, इतनी कठिनाइयाँ। मैं तो खुद इस काम में हूँ और पछता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, बातों बातों में मैं रुचि भैराली एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर हमारे जीवन में जल ही ना हो तो जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। जन्म होते ही हमारी शुरुआत से लेकर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि जल किस तरह प्रदूषित हो रहा है, किस तरह हानि हो रही है और हमारी दम तोड़ती हुई नदियाँ हमें पुकार रही हैं। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन दम तोड़ती हुई नदियों को दोबारा जीवन दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द रिवर मैन ऑफ इंडिया, नदी पुत्र रमनकांत जी। सर, आपका बातों बातों में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरठ से हैं, क्योंकि मेरी भी पैदाइश मेरठ की है और वो इतनी पवित्र और इतनी अच्छी भूमि है कि इतिहास में उसका जिक्र बार बार हुआ है। जिस तरह का काम आप करते आए हैं और आगे भी आप करते रहेंगे, मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ, ये भी अपने आप में एक इतिहास रचने जैसा है। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। असल में मेरठ गंगा यमुना का दोआब है और पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे समृद्धशाली कोई क्षेत्र रहा हो। यहाँ की मेहमान नवाजी, खान पान सब बहुत अच्छा है और रावण की ससुराल भी है मेरठ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं, नदियों से प्रेम, ना केवल मेरठ, आप हमारे देश को संबोधित कर रहे हैं और ये एक नई क्रांति है। जल के लिए भी, नदियों के लिए भी, तालाबों के लिए भी। ये विचार मन में कैसे आया? बचपन कैसा बीता? और पहली बार मतलब इस उम्र में, किस उम्र में आपने ये सोचा कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे नदियों से प्रेम करना है? क्योंकि एक उम्र बचपन की ऐसी होती है जहाँ पर हम अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। समाज सेवा का विचार मन में कब आया? मेरा गांव मेरठ जनपद से करीब 20 किलोमीटर दूर है। पूठी गांव है जी। और वहाँ एक इंटर कॉलेज है। 10वीं तक की पढ़ाई वहीं से की, फिर 12वीं की पढ़ाई पास में एक परिषदगढ़ कस्बा है वहाँ से की। लेकिन मन में एक हमेशा ये रहता था कि कोई नौकरी नहीं करेंगे, कुछ समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि गांव का परिवेश देखिए, मैं जब 2001 में ये काम शुरू किया तो उस दौरान ना मोबाइल थे, ना कोई ऐसी समझ थी कि गांव में किसी को बताया जाए कि आपको इस लाइन पे चलना है। और माता पिता क्योंकि किसान परिवार है तो कोई ऐसी गाइडेंस भी नहीं थी कि भाई क्या आगे कर सकते हैं। जितने सीमित संसाधन उसमें हम सोच सकते हैं जो आसपास का हमारा एरिया होता है। लेकिन एक मन में रहता था कि कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो अच्छा हो, क्योंकि हम समाज से इतना सब कुछ लेते हैं, सीखते हैं। तो ये नहीं था कि नदी के काम में आगे चला समाज जाए। का कोई भी कार्य है, हाँ, बस कोई मुझे भी काम करना तो कोई है। प्रेरणा रही उस समय आपकी? प्रेरणा कुछ अंतरकरण से ही कुछ आता था, या तो कुछ ऊपर वाला कुछ चाह रहा था। ऐसा कोई प्रेरणा, कोई हमारे परिवार में कोई ना राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना कोई ऐसा वो था। लेकिन मेरे बाबा जी जरूर एक सामाजिक व्यक्ति थे। वो बड़े जंत्रियाँ वो देखते थे, पढ़ते थे, तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो उसी को देखते हुए एक रहा कि भाई
कुछ समाज के काम में आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे देखा कि गांव में तालाब हैं वो गंदे हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर नदियों के साथ संपर्क आया, मैं नदियों के साथ चलता रहता था, ऐसी उनको समझने के लिए घूमता रहता था। फिर जंगल में गए तो अपने पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो धीरे धीरे समझ आया कि ये प्रकृति एक क्या है। प्रकृति को समझने का प्रयास किया, लेकिन उस तक की पढ़ाई नहीं की थी, दिक्कत ये थी। तो सब कुछ उधर ही चलता रहा, नदियों के साथ एक प्रेम बढ़ता गया। तो मैं बहुत नदियों के किनारे पैदल चलता था और उनको देखता था कि कैसे बह रही है, गंदी हो रही है। तो फिर धीरे धीरे कभी मेरठ आ जाते थे बीच में, क्योंकि शहर मेरठ ही था जी, अभी भी है। तो वहाँ कुछ लोग मिल जाते थे जो अपने बिजनेस में हैं या कुछ ऐसे लोग हैं। तो एक ऐसे शख्स थे डॉक्टर अनिल राणा, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2001 में। वो प्रोफेसर थे, तो वो भी छोड़ करके कुछ समाज के काम में लगे हुए थे। तो मैं उनसे मिलकर बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने उनको कहा कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका चाहिए, मुझे आपके साथ काम करना है। बोले भाई मैं तो खुद इस काम में हूँ और पछता रहा हूँ, क्योंकि अपनी नौकरी छोड़ के घर वाले मुझे परेशान करते हैं और ये सब चीज़ें हैं, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं कहा नहीं जी, मुझे आपके साथ काम। बोले तो चलो आप कल 11 बजे मेरे पास आना। एक जगह उन्होंने बताई, फूलबाग कॉलोनी। मैं घर गया और अपनी माताजी से कहा कि अब मैं पानी का काम करूँगा। बोले ये क्या काम है? मैं कहा NGO होती हैं और उसमें लोग काम करते हैं। बोले पैसे? पैसे की तो बात नहीं करी आज, कल कर लूँगा। बोले ठीक है। खैर मैं अगले दिन मेरठ आया तो इत्तेफाक से मैं जल्दी आ गया उत्साह में। तो सूर्यकुंड पार्क में बैठा रहा 1 घंटे। फिर वहाँ पास में बृहस्पति देव मंदिर है, तो वहाँ माथा टेकने चला गया कि हे देवता मुझे इनके साथ जोड़ देना। हाँ, तो फिर खैर उनके पास पहुँचा। बोले भाई देखो ऐसा है, तुम मेरे साथ रहो लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। खुद ही बोले। मैं कहा भाई यार पैसे, मैं कहा जी मत देना, मुझे इच्छा भी नहीं थी। मैं कहा इतना तो कर देना कि मैं यहाँ रह सकूँ मेरठ में कहीं। बोले हाँ इतना कर दूँगा। अब धीरे धीरे उनके साथ जुड़ाव बना, परिवार का विरोध भी रहा कि हर कोई मुझे ये क्या चाहता है कि रहता है। बच्चा हाँ, डॉक्टर तो क्योंकि इंजीनियर 12th पास की थी मैंने, तो आगे फिर उन्हीं के साथ में आगे बढ़ता रहा। माताजी पिताजी बड़े परेशान होते थे कि ये किस चक्कर में पड़ गया है, ये क्या काम है, और शादी भी नहीं होगी, किसको क्या बताएंगे क्या करता है, ये तो पागल हो गया है। और इवन रिश्तेदार भी यही कहने लगे ये तो पागल है, ये कहाँ घूमता रहता है इन चक्करों में। अक्सर समाज में इतनी जल्दी लोग हाँ, स्वीकार नहीं एक्सेप्टेंस होती करते। नहीं है। तो यही सब चलता रहा। तो लेकिन मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैं ऐसा भी होता था, मैं 6-6 महीने अपने गांव नहीं जाता था। तो मैं रात भर उनकी लाइब्रेरी में पढ़ता था 2-2, 3-3 बजे तक, और वहीं सो जाता था, क्योंकि मेरी वो पढ़ाई नहीं थी जो मैंने क्षेत्र चुन लिया था। तो मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, फिर मैं फील्ड में जाकर अनुभव लेता था। तो ऐसे ये एक शुरुआत बनी, क्योंकि मेरे मन का काम था, तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहीं ना कहीं प्रभु ने आपको चुन लिया था। हाँ, यही मैं मानता हूँ, यही बीज मैं डाल दिया कि तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है, और करना भी पानी से जुड़ा हुआ कुछ करना है। और धीरे धीरे आपका कहते हैं ना पिक्चर क्लियर होने लगा कि क्या करना है। यही मैं मानता हूँ कभी कभी, क्योंकि दिक्कतें भी होती थी, क्योंकि आर्थिक तंगी भी रहती थी, क्योंकि फ़ोन उस समय थे नहीं। मोबाइल आया 2004 में शायद, रिलायंस का एक फ़ोन आया था। तो उनको फिर रिचार्ज कराना बड़ा महंगा था, और मेरठ में रहना किराए पे, और फिर अपनी सारी चीज़ें मैनेज करना वो कठिन काम होता है। लेकिन कभी जब भी कोई निराशा आई तो ऊपर वाले ने पता नहीं क्या एक ऊर्जा सी दी, नहीं आगे बढ़ो। तो ऐसा रहा। मैं मेहनत बहुत, मतलब मेरठ में करीब 700 गांव हैं, मैं एक गांव में गया हूँ। एक गांव के तालाब मैंने देखे हैं। एक स्टडी की थी 2004 में, पानी घड़ों अनमोल करके। तो एक गांव का डाटा हमने जुटाया था। तो लेकिन ये होता तब है जब आपके अंदर से विल पावर हो। ये आपकी तपस्या होती है। हाँ। ये तपस्या ही कहेंगे आज के परिवेश में। और अगर आपने हार मान ली तो हार मान ली, लेकिन आपके मन का था। हाँ। तो आप हार नहीं मानते हैं, आप चलते रहते हैं निरंतर आगे बढ़ते। बिल्कुल यही होता है। और मैं तो वैसे भी, अगर कोई भी व्यक्ति जिस काम में उसका मन लग रहा है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है,
अगर वो उस काम को करेगा ना, उसमें सफलता मिलेगी उसको। कठिनाई तो देखिए, आप किसान खेती करेगा उसमें भी कठिनाइयाँ हैं, कभी बारिश हो गई है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी समय पे बीज नहीं आया, कठिनाइयाँ हर जगह हैं। जी। लेकिन उनसे निकलना कैसे है, वो निकल वो पाएगा जिसके मन में उस काम को करने की दृढ़ इच्छा है, जी। वरना वो उलझ जाएगा फिर। तो ये एक रहता है। मैं आज उस दौर को जब देखता हूँ, तो जब उस दौरान बात भी करते थे हम किसी से कि ये पानी की बात है, भाई पानी की कमी हो रही है, आप पानी कम खर्च करो, तो उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं होता था जैसा आज है। आज अगर आप किसी से कहें कि पानी का संकट है, नदियाँ खराब हो रही हैं, बोले हाँ संकट तो है। वो दौर ऐसा नहीं था, क्योंकि अब से 20 साल 24 साल पहले की बात है। तो अब संतोष होता है कि हाँ, हम सही दिशा में हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं। तो मैं इसको प्रभु का ही काम मानता हूँ, और अब जहाँ वो ले जाए। निसंदेह, निसंदेह। तभी तो कहा जाता है आपको नदी पुत्र, द रिवर मैन ऑफ इंडिया। ये अपने आप में बहुत प्यारा नाम है, और शायद इसीलिए क्योंकि आपने दम तोड़ती हुई नदियों को एक जो नया जीवन दिया, तो एक असली बेटे होने का फर्ज निभाने जैसा है। ये कैसे हुआ, ये नाम क्यों पड़ा, और आपने ये जो नदियों का जो जीवन बचाया है, ये कैसा रहा अनुभव, वो बताएं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है, तो लोग उसको उसी तरह पहचानने लगते हैं। तो समाज के लोग कहने लगे, उसी तरह पुकारने लगे, और एक अच्छा भी लगता है जब कोई आपको कोई संज्ञा दे करके पुकारता है। तो ये ऐसा कोई उपाधि नहीं है, लेकिन लोग कहने लगे, जो भी नदियों पे काम करने वाले लोग हैं सभी रिवरमैन हैं। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हमने एक 2006 में एक हिंडन की पदयात्रा की थी मैंने, शिवालिक से लेके और उसके यहाँ यमुना में मिलने तक। गौतम बुद्ध नगर में तिलवाड़ा गांव के पास वो यमुना में मिलती है। तो 2006 में वो यात्रा के दौरान जो हमने देखा, कौन सी धाराएं उसमें मिलती हैं, कितना पोल्यूशन आता है, कौन कौन से गांव हैं, उसके आधार पर एक मैप हमने बनाया था, शोध भी किया था। वो मैप आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सब यूज करते हैं उस मैप को। उसी के आधार पर चलते हैं कि ये नदी कहाँ है। उसके बाद फिर उसका उद्गम खोजने में भी मदद की, जो शिवालिक में है। उस समय डॉक्टर प्रभात कुमार, नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक में है। हाँ जी, बेसिकली एक पुर का टांडा गांव माना जाता था सहारनपुर में। लेकिन जब ब्रिटिश गजेटियर और सैटेलाइट मैपिंग के आधार पे कुछ हमने खोज की, तो उसका देखा कि शिवालिक में है। तो डॉक्टर प्रभात कुमार मेरठ के कमिश्नर थे उस दौरान, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मेरे नेतृत्व में कमेटी भेजी। तो हम वहाँ तक गए, फिर बाद में उनको भी लेके गए। वहाँ एक धारा निकलती है, बरसनी धारा करके, तो वहाँ से वो नदी शुरू होती है। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो वहाँ जाके यमुना में मिल जाती है। इसकी एक स्टडी, एक गांव आज भी अभी नमामि गंगे के डीजी हैं, उससे पहले एक डीजी थे यूपी सिंह साहब, वो कभी कहीं मीटिंग में बैठे होते थे और हिंडन की बात आती तो मुझे फ़ोन मिला देते, रमन बताना ये वाली नदी कहाँ मिलती है इसमें हिंडन में, या ये वाला ड्रेन कहाँ मिलता है, ये वाला गांव कहाँ पर है, जरा बताना। तो ऐसे मेरे टिप्स पे सब चीज़ें हो गई, तो जो आज भी हैं हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी एक नीम नदी है हापुड़ में, वो बेसिकली काली नदी की सहायक नदी है। हम काली नदी को ट्रैक कर रहे थे, तो अलीगढ़ में देखा कि एक और भी इसमें धारा मिलती है। हमने उसको रिवर्स ट्रैक किया, तो हम हापुड़ आ गए। हापुड़ में देखा कि खोजबीन की उसी तरह, तो देखा इसकी तो ज़मीन दत्तियाना गांव में लगभग 100-150 बीघे ज़मीन किसानों ने उस पर खेती कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई इसको तो खाली कराना है, तो उद्गम है नदी का। अब वो दिक्कत ये कि क्योंकि मैं त्यागी हूँ, वो त्यागियों का ही गाँव था। अब वो सारे किसान त्यागी जिन्होंने ज़मीन कब्जाई हुई, अब वो खैर चिन्हित कराई प्रशासन से, उसमें जिलाधिकारी महोदय का बहुत योगदान रहा। एक सुरेंद्र सिंह जी कमिश्नर थे मेरठ के उस समय, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा, उनका बड़ा सहयोग रहा। तो जमीन चिन्हित कराई गई, खाली कराई गई। लोग सिफारिश भी लगाते थे, भाई मेरी तो ये रिश्तेदारी है, आप मेरठ जैसे इलाके में आप जमीन खाली करवा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तो सभी किसानों ने खैर वो जमीन छोड़ी जी। वहाँ समाज के सहयोग से झील बनी, वाह, और नदी उत्सव मनाया गया। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी आए, और काफ़ी लोग आए, समाज के भी लोग आए, किसान आए, छात्र आए, महिलाएं आई। उसमें आज भी वहाँ पानी है, और उस प्रयास को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी शामिल किया। क्या बात है। और इसी प्रकार जो काली नदी है, उसका ओरिजिन है अंतवाड़ा गांव में, मुजफ्फरनगर में। उसकी हमने करीब 200 बीघे ज़मीन छुड़ाई, तो वहाँ भी झील का निर्माण किया। उसका भी काम बाकी है थोड़ा सा, उसके आगे हम अभी काम कर रहे हैं।
एक दो नदी बागपत में है, बाणगंगा और लूम। तो वो नदी ऐसी है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जानकारी थी, क्योंकि वो ब्रिटिश गजेटर में दर्ज हैं, वैसे नहीं पता था। तो उनको हमने खोज कर दिया। बुलंदशहर में करवन नदी है, उसको खोज कर दिया। तो जो पुरानी नदियाँ हैं उनको भी हम खोज रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पूरे देश की जो ब्रिटिश गजेटर के आधार पे या सिंचाई विभाग का डाटा जो है उसके आधार पे एक पूरे देश की नदियों का एक एटलस तैयार हो। कम से कम हमको पता हो कि मेरे ज़िले में कितनी नदियां हैं। अब जैसे नजफगढ़ ड्रेन है जी, वो साहिबी नदी है। तो मान लिया मेरा नाम रमन है और आप मुझे किसी और नाम से पुकारने लगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अरे नदी को नदी की पहचान तो दे दो कम से कम, बाद में देखेंगे उसको कैसे सुधारना है, उसको नदी तो कहो। तो ये भी हम एक वो नाला बन चुका हो। हाँ, तो उसको लोग नाला ही पुकारने लगते हैं। अब नई पीढ़ी कैसे जाने वो नदी थी, कम से कम उसका नदी नाम रहे, साहिबी नदी। तो एक हमारी ये भी लड़ाई है कि भाई जो नाले जिनको आप बोलते हैं, नीम को भी नाला ही बोलते थे, तो उनको कम से कम नदी घोषित किया जाए। जो नदियां हैं रिकॉर्ड्स में उनको उनको चेंज किया जाए, ब्रिटिश गजेटर के आधार पर उनको नदियां खोजी जाए, उनको चेंज किया जाए। तो ये ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे पूरे देश का एक रिवर एटलस तैयार होगा। तो इसी प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी में एक दौर आया कि हम एक अमेरिका के संगठन वाटर कीपर अलायंस से जुड़े। वो एक हमारी बड़े अच्छे सहयोगी रहीं, आज वो नहीं है इस दुनिया में, मीनाक्षी अरोड़ा जी। अच्छा जी। हाँ, वो एक बड़ी एक्टिविस्ट थी एनवायरनमेंट की, उन्होंने मुझे वहाँ जोड़ा। तो बेसिकली वाटर कीपर अलायंस क्या करता है कि पूरे दुनिया में जो नदियों के काम करने वाले लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ता है और उनको मदद करता है टेक्निकली। यूएस में जो नदियों का काम हुआ उसी आधार पे आगे बढ़ा है, सामाजिक रूप से जुड़े हैं। तो हमने 2-3 बार वहाँ हमको जाने का अवसर मिला। उनकी नदियाँ हमने देखी, वाशिंगटन की पोटोमैक नदी, न्यूयॉर्क की नदियाँ, बफेलो की नदियाँ, लिचोते स्टेट पार्क में जेनेसी रिवर, साल्ट लेक सिटी की। तो हम उनसे यही सवाल करते थे कि आपने अपनी नदियों को कैसे इतना अच्छा बना के रखा है, आप टूरिज्म कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बोले हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी नीतियाँ बनाई, सख्त नीतियाँ, और जितनी सख्त नीतियाँ थी उतनी ही सख्ताई से उनको लागू किया और लोग मानते हैं। हाँ, तो हमने इन नदियों को बचा पाए हैं। तो आज हम कोई उसमें हाथ भी नहीं धो सकता, यहाँ तो कूड़ा कचरा सब डाल देते। एक फ़र्क और है, हम नदियों के देश हैं भारत। गंगा जैसी पवित्र नदी हमारे यहाँ बहती है। हमारे नदियों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सब सरोकार हैं। हम नदियों को माँ कहते हैं लेकिन वो नहीं कहते, उनकी नदियाँ साफ हैं, हमारी गंदी हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये एक हमारे समाज का करैक्टर भी शो करता है। बिल्कुल। देखिए, आप नदी को एक धारा मत समझिए, नदी पूरे समाज का आईना है। नदी अगर गंदी है तो हमारा समाज का जो मानसिक चेहरा है वो भी प्रदूषित हो चुका है। आप किसी विकृत मानसिकता से ही किसी नदी में कूड़ा कचरा डाल सकते हैं, वरना ये तो धारणा ये थी कि हमारी ये पूजनीय है। तो आप पूजनीय को ही आप गंदा कर रहे हैं, अपनी माँ को ही, जिसको आप माँ कह रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। तो ये एक समाज का भी चेहरा है। ये ना समझे कोई ये दम ना पाले कि नदी गंदी है तो हम तो ठीक हैं। नदी जिस दिन अपने स्वरूप में आएगी, क्योंकि वो नेचर है, वो अपने आप को सुधार लेगी। संकट है हमारा, हम कैसे बच पाएंगे? अगर नदियां हैं तो समाज है, अगर नदियां नहीं है तो समाज मिटने के कगार पर है। और आज हमारी छोटी नदियां लगभग आईसीयू में हैं। बिल्कुल। आप गंगा को अगर गंगा की धारा के रूप में देखें तो वो सही नहीं है। सही नहीं है। गंगा पूरे भारत का करीब 44% बेसिन कवर करती है, यानी कि उत्तर भारत के 44% क्षेत्र में जितनी भी छोटी नदियां वो सब गंगा है, क्योंकि वो सब उसी में जाके मिलती हैं। आपने कुंभ में देखा होगा कि कितने लोग आए। एक नदी का निमंत्रण था। अगर नदी का निमंत्रण ना होता, कौन जा रहा है प्रयागराज? कितने लोग जाते हैं? आज फ्लाइट मुश्किल से 2 फ्लाइट चलती होंगी प्रयागराज में। लेकिन वो गंगा आज संकट में है। आज अब जाएंगे तो पानी उसमें कम है। तो हमारे ग्रंथों में एक वर्णन है कि गंगा जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो गंगा जी वापस लौट जाएंगी। इस बात को सिद्ध करती है यूएन की रिपोर्ट कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जहाँ से गंगा निकलती है, और 2050 तक वो ग्लेशियर लगभग समाप्ति की ओर है। तो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं?
तो आने वाले कुंभ क्या हम वैचारिक स्नान से पूरे होंगे या रेत स्नान करेंगे, क्या होगा? क्या करेंगे? तो ये बड़ा संकट है समाज के सामने, जिसको पहचानना चाहिए। और ये शुरुआत होगी इंडिविजुअल से। मेरा क्या रोल है? कि मैं सुबह उठता हूँ और रात तक पानी, भोजन, हवा सब कुछ लेता हूँ, लेकिन दिन भर में लौटाता क्या हूँ मैं प्रकृति को? आप जरा किसी दुकान से कुछ सामान खरीद लीजिए, उसको पैसे मत दीजिए, आपसे सामान छीन लेगा और उल्टी सीधी बातें और कहेगा। तो प्रकृति भी सह रही है, लेकिन उसकी एक सीमा है। जैसे आप देखते होंगे कि अभी बरसात आएगी, बरसात के दौरान होता क्या है कि हिमाचल में बाढ़ आई, इतने होटल बह गए, इतने घर टूट गए, ये हो गया। अरे भाई, आप उसके घर में अपना घर बनाएंगे, नदी के घर में, या नदी की बिल्कुल पाल पे आप अपना होटल की नींव रखेंगे, तो वो तो उसका घर है। वो आई अपने घर में, तो आपको हटना ही है वहाँ से। क्यों आप उसके घर में घुस रहे हैं? आपके घर में कोई घुस जाए, आप दिल्ली नौकरी करने चले गए, आपके गांव के घर पे कोई कब्जा कर ले, जब आप लौट के आएंगे तो आप तो उसको हटाएंगे, कोई कानूनी सहायता लेंगे, कोई दबंगई से हटाएंगे। तो नदियों का दोष नहीं है, हम उनके घरों में घुस के बैठ गए, अपना हक जमा लिया। हाँ, क्योंकि जो धारा है वो धारा नहीं, उसके आसपास का जो बेसिन है लगभग 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर, उसको तो आप बख्श दो। वो उसका बेसिन है, वो उसका स्पंज है, वो उसका जीवन है नदी का। तो ये एक कारण रहता है। तो नदियों पे अभी संकट है। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि देश में कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं, जैसे नाना पाटेकर जी कर रहे हैं, साहू जी ढोलकिया कर रहे हैं, आपका गोवर्धन इको विलेज वो कर रहे हैं, या आपका आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसे संगठन तमाम हैं जो अच्छे काम, जल भागीरथी फाउंडेशन राजस्थान में। जी। लेकिन कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, जो लगे हुए अपने मन से, बाई चॉइस उन्होंने इस काम को चुना है। तो ये अच्छे संकेत हैं कि कुछ लोग चेत रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन अभी सरकार का और समाज का नहीं बन पा रहा है। सरकार अपने तरीके से कर रही है, समाज अपने तरीके से कर रहा है। तो वो ब्रिज का काम हम भारतीय नदी परिषद के माध्यम से शुरू किया है, क्योंकि जैसे वाटर कीपर अलायंस ने यूएस में करके दिखाया, या यूरोप में हुआ, या ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल रिवर फाउंडेशन ने करके दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो हमने इसी प्रयास को लेकर के भारतीय नदी परिषद का काम शुरू किया कि हम एक ब्रिज के रूप में काम करें, समाज के लोगों को टेक्निकल सपोर्ट पहुंचाएं, उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ें और सरकार को उन तक पहुंचाएं, उनके काम को सरकार तक पहुंचाएं। ये काम हम भारतीय नदी परिषद के माध्यम से कर रहे हैं। और इसमें हमें माननीय राष्ट्रपति जी का भी आशीर्वाद मिला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइए। वो बल्कि जब मैं मिला था तो वो तो बोली, इस देश में पुनः एक गांधी की ज़रूरत है, ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ाइए। तो एक ऐसा जब बूस्ट मिलता है, भाई वो हमारे देश के मुखिया हैं, तो जब अच्छे काम के लिए कोई प्रेरित करता है तो हौसला मिलता है, उस काम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और नदियाँ तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो या आपकी दजला फरात, इराक, ईरान, तो वो सब मिली जुली हैं। हमारी नदियाँ तो साझा हैं। आज सिंधु घाट, जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, तो कोई नदियों के रूप में भारत पाकिस्तान अलग थोड़ी है जी। जो पाकिस्तान की भी नदियाँ हैं, उनके नाम ऐसे हैं जो हमारे ग्रंथों में हैं जी। तो वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो नदियाँ तो साझा हैं। और एक मजे की बात, जब महेश्वर में अहिल्या ने युद्ध जीत करके गद्दी पर वो बैठी, तो उनके दरबार में एक संतरी आए, तो अहिल्या ने पूछा उनसे कि आप किस नदी के हैं? मैं इस नदी का हूँ। तो ना उनका राज्य पूछा, ना उनका गांव पूछा, ना उनका देश पूछा, क्योंकि हमारी पहचान नदी से है। हमें अगर कहना हो कि हम गंगा तीरे के हैं, गंगा तीरे, गंगा किनारे के, कहाँ? गंगा यमुना के दोआब में रहते हैं। तो नदियाँ हमारी पहचान हैं। और अगर नदियाँ ही खत्म होगी तो हमारा क्या बचा? बताते रहो मेरा गांव ये है, मेरा शहर ये है। कितने गीतों में भी हम सुनते हैं ना कि गंगा किनारे का, जमुना किनारे का, मैं वहाँ का, अपनी पहचान बताता है इंसान। देखिए, एक ऋग्वेद में नदियों का बड़ा महत्व है, मतलब उसको लिखा गया है। ऋग्वेद में जो अलग अलग मंडल हैं उनमें नदियों की महत्ता बताई गई है, उनका गुणगान है। और उसी तरह जो उसका जो नदी सूक्त है, और एक है विश्वामित्र नदी सूक्त, उसमें विश्वामित्र जी का नदियों के साथ संवाद है, सतलुज और व्यास का। वो कैसे संवाद करते हैं नदियों के साथ। तो नदियाँ लाइव हैं। तो इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर नदी मरती है
तो समाज मरता है। नदी अगर मरती है, समाज की सोच मरती है। हमारी नदी अगर आईसीयू में, तो समाज भी आईसीयू में है, उसकी सोच आईसीयू में है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी धमनियाँ हैं नदियाँ भारत की। अगर इनमें गंदा पानी बहेगा तो कैंसर होना ही होना है। अगर हमारे शरीर की जो नसें हैं उनमें अगर उनका टीएलसी बढ़ जाए, इन्फेक्शन बढ़ जाए, तो कैंसर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सचेत होने का समय है, इसमें कोताही नहीं चलेगी। इस प्रयास को आगे बढ़ाने का समय है। तो इसी में धीरे धीरे हम प्रयास करें, जितना हम कर सकते हैं समाज को जोड़ने का। सरकार के साथ अलग अलग कमेटियों में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये अब ये यात्रा चल रही है आगे। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत ही शुभ यात्रा रहेगी। जी जी। हमने देखा कि जैसे कई बार क्या होता है नॉर्मल लाइफ में, अगर पड़ोसी ने आपके घर के सामने ज़रा सा कूड़ा डाल दिया, पानी भी डाल दिया, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरा आंगन गंदा कर दिया, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आपने अपने हाथों से उन मरती हुई नदियों को जीवन दिया, उन नालों को की सफाई करी, आपका दिल कितना दुखी हुआ होगा। कोई ऐसा मंजर याद आता है कि जब आपको लगा हो कि ये क्या कर रहे हैं? और क्योंकि लोग जब गंदगी करते हैं, पानी के साथ खिलवाड़ करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरफ तो हम माँ कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसी माँ को गंदा कर रहे हैं। तो जब वो इकट्ठा हो जाता होगा कूड़ा, तो वो मंजर कितना भयानक होता होगा, उसे देखकर क्या आता होगा मन में? देखिए, हम पानी को वरुण देव की संज्ञा देते हैं जी। और हम उसका आदर कितना करते हैं वो नहीं पता। हमारे आज भी याद है शादी ब्याहों में, गांव में जब किसी परिवार में शादी का माहौल होता है, तो कुछ महिलाएं गीत गाते हुए 2-4 दिन पहले शादी से गैंती और तसला लेकर के तालाब में जाती हैं और उसमें से मिट्टी निकाल के लाती हैं, और उसको कहते हैं तालाब से मिट्टी निकाल के लाना। उसका महत्व ये है कि मेरे गांव में मेरे घर में एक अच्छा फंक्शन है, शुभ काम हो रहा है। मैं तालाब की सफाई के लिए एक सांकेतिक रूप से जा रही हूँ। दूसरा, कुआं पूजन। बिल्कुल। शादी के दौरान भी जब गुड़चड़ी होती है, तो उसकी दादी एक पैर डाल के कुएं में, दूल्हे की, वो कहती है मैं कुएं में डूब के मरूंगी। तो दूल्हा कहता नहीं दादी रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहू लेने जा रहा हूँ, वो तुम्हारी सेवा करेगी। ये रिचुअल्स इसलिए हैं जिससे कि जो हमारे जीवन दाता हैं, तालाब, पानी, नदियाँ, उनके साथ हमारा जो संबंध है वो पवित्र बना रहे, उसको हम कहीं विकृत ना कर दें। आज क्या है, कुएं ख़त्म तो सरकारी हैंडपम्प से कुआं पूजन की प्रथा होती है। तालाब ख़त्म, वो प्रथा ख़त्म। नदियाँ जो आप कह रही हैं, मतलब जब नदी के पास जाते हैं तो आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि नदी, जो भी कूड़ा कचरा है वो सब नदी में डाल दो, नदी सबसे गंदी चीज़ है। तो जब हम उसमें घुसते हैं, मैं भी हिंडन पे हमने एक सफाई कार्यक्रम किया था, क्योंकि एक फिल्म बॉलीवुड की आई थी एक अंक, तो उसमें वो मेरे करेक्टर, मतलब मेरे जीवन से प्रभावित फिल्म है उसकी स्टोरी। तो उसमें एक गाने में शूटिंग होनी थी मेरे कुछ काम की, तो हम हिंडन पे आ गए। तो यहाँ हमने हिंडन में हम घुस गए, यहीं जहाँ ये शमशान बनाओ से पहले। तो 10 मिनट में ही हमारे पैर नीचे से सब लाल हो गए, सब कट गए बाहर जब हम निकले। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसमें कांच, प्लास्टिक, कांटे, ईंट, पत्थर, रोड इतने थे अंदर कीचड़ में। कह रही क्या कर रहे हैं? मतलब एक डंपिंग ग्राउंड हमने उसको बना दिया, जिसको हम पूछते थे जो हमारा जीवन दे रहा जो। फिर हम कहते हैं बीमार हो रहे हैं, हमारा दिमाग ऐसा हो गया है, हमें ये बीमारी हो गई है। अब देखिए, पानी अपने आप में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, एक त्योहार है पानी। आप किसी स्वच्छ जलधारा के पास जाके बैठ जाइए, आपको लगेगा एक अच्छा उमंग आएगी। क्यों जाते हैं आप किसी झरने के पास? शांति मिलती है, शांति, एक उमंग लिखता है, अच्छा झरना बह रहा है। 70% तो हमारा शरीर पानी से ही बना है, तो हमें पानी आकर्षित करता है। तो अगर आप गंदगी के पास जाके बैठेंगे तो सारा खेल तो मन का ही है ना, मन शांत नहीं है, कुछ नहीं, तो कैसे होगा? एक जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक स्टडी की है। उन्होंने 2 पानी के गिलास लिए, पानी भरा उन गिलासों में, एक पानी के पास जाकर के वो रोज़ाना गलत बातें कहते थे, गालियाँ देना, ये सब करना।
वो दूसरे पानी को वो धार्मिक रूप से मंत्र बोलना, ये सब चीज़ें। जब उन्होंने टेस्ट किया उसका मॉलिक्यूल, तो उसका जो गंदे पानी वाला जो था, तो उसका जो चेहरा था जैसे राक्षस होता है उस मॉलिक्यूल का। वो जो पानी दूसरा था उसका चेहरा ऐसा था जैसे खिला हुआ चेहरा, बच्चे का खिला हुआ चेहरा, जो आप देखते होंगे मंदिरों में शंख में पानी पंडित जी रख देते हैं। जी। तो उसको पूजा के बाद लोगों पे डालने का अर्थ यही है कि वो पानी अभिमंत्रित हो चुका है और वो पवित्र पानी है और उससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो ये साइंस है, हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हमारी जो क्रियाकलाप है उनसे जुड़ा हुआ है। अगर हम इनसे खिलवाड़ करेंगे, इनसे मजाक करेंगे, इनको गंदा करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। हो सकता है हमारी पीढ़ी झेल ले, आने वाली पीढ़ी के लिए जब नदियाँ नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो पानी जीवन है, नदियाँ जीवन हैं। जिन नदियों के किनारे समाज बसा, पला, बड़ा, विकसित हुआ, आज पोल्यूशन के कारण उन नदियों के किनारे से समाज उजड़ रहा है। जब वहाँ पोल्यूटेड पानी है तो कौन रहेगा वहाँ, जब कैंसर होगा तो ये पीली भीनी खुशबू आनी चाहिए, वहाँ बदबू आ रही है। तो ये विकृति है। आप हिंडन किनारे के कुछ गांव में चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे केस मिलेंगे। हमको जब स्टडी कर रहे तो ऐसा मिलता था, जैसे आज हम किसी परिवार से मिले, बोले भाई इनको असल में गंदे पानी से कैंसर हो गया, और कुछ दिन बाद मिले, कहाँ गए, जो एक्सपायर हो गए। कुछ परिवार ऐसे ही, उनके तो पत्नी छोड़ गई, यहाँ पानी सही नहीं है। इनफर्टिलिटी की समस्या, बच्चे नहीं होते हैं बहुत जगह। बहुत डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि पानी के कारण ये समस्या बढ़ रही है, पशुओं में भी और मानव में भी। उनके लोहे के गेट सब गल जाते हैं, चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो ये जो एक दंश है, ये किसका है? ये समाज ने दिया और समाज भी भुगत रहा है। तो इसको रिवर्स कैसे करें? हम निराशा में जा रहे हैं तो एक आशा की किरण भी होनी चाहिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग जो निराशा में घिर चुके हैं, उन नदियों को हम बचा सकते हैं, उन नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, बशर्ते सबको साथ आना हो। ये कोई एक मेरा काम नहीं है, ये सभी का काम है। आप जब सब चीज़ें ले रहे हैं तो आप लौटाएं भी कुछ। तो इसी प्रयास में हम हैं कि समाज कैसे इस काम में जुटे। अच्छे प्रयास कुछ हो भी रहे हैं, आ भी रहे हैं लोग। हम गठन कर रहे हैं अभी हिंडन रिवर काउंसिल का, कि जो नदी किनारे का बसा समाज है वो अपनी नदी की जिम्मेदारी स्वयं ले। और ये तभी होगा जब नदी किनारे बसे लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे। हम ये प्रयास करें, मान लिया नदी किनारे की जो गांव है उसके सामने की जो दूरी है नदी की, वो खुद उसकी देख रेख करे। तो ये प्रयास हम लगातार बढ़ा रहे हैं आगे। आपने अभी बात की कि आपके ऊपर आपकी लाइफ डॉक्यूमेंट्री एक तरह से जिस तरह बनती है, तो एक मूवी बनने जा रही है, एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है एक अंक, और आप उसका मेन किरदार आप ही हैं, कि आपका जीवन उसमें दर्शाया गया है। कितनी खुशी की बात है। लेकिन कभी जीवन में ऐसा मोड़ आया कि लगा कि कहाँ फंस गया, कुछ और ही कर लिया होता, इतनी मुश्किल, इतनी कठिनाइयाँ? ये तो देखिए अक्सर बीच बीच में होता था, अभी तो कम होता है, लेकिन उस दौरान काफ़ी होता था। और ये बॉलीवुड मूवी है जिसकी आप बात कर रही हैं, इसके डायरेक्टर डॉक्टर ये प्रभात कुमार झारखंड के हैं। वो एक ऐसा करेक्टर, वो एक स्टोरी लिख रहे थे, तो उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो बोले यार यही तो स्टोरी है जो आपका जीवन है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि ये स्टोरी आपसे प्रभावित है, वो ऑफिशियल उन्होंने लिखा। उसके बड़ी अच्छी मूवी है कि जब एक नदी मरती है तो समाज को, पर्यावरण को क्या नुकसान होते हैं। वो जब एक व्यक्ति खड़ा होता है उस नदी के पुनर्जीवन के लिए, तो कैसे समाज जुटता है और अपनी नदी को वापस लौटाते हैं। वो इसकी एक स्टोरी है। उसमें सोनू निगम जी और पापोन और पलक मुच्छल ने एक गाना भी उसका गाया है। वो संभवतः मुझे लगा रिलीज होने वाली होगी कुछ दिन में जी। हाँ, वो पहली बॉलीवुड में जो नदी के विषय को लेकर के बनी है। तो लेकिन जो कठिनाई वाली बात है, देखिए समाज जब तक विरोध करता है या जब तक उसको निगेटिविटी की तरफ धकेलता है, जब तक उसको कामयाबी नहीं मिलती है। और यही अपने मन का भी विषय रहता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करके दिखाते हैं तो वही समाज फिर आपके पीछे भी चलता है, आपको सपोर्ट भी करता है। मेरा तो मानना यह है कि कोई अगर
व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, कोई जरूरी नदी का ही कर रहा है, कोई और भी काम है, शिक्षा का है, हेल्थ में है, तो मान लिया हम उसके साथ जुड़ नहीं सकते, मान लिया मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं रोज़ उसके साथ नहीं जा सकता हूँ, तो कम से कम उसको एक हौसला दें, उसको कभी फ़ोन कर दिया, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उससे क्या है कि उसका हौसला बढ़ता है, अच्छा ये कह रहा है तो मैं फिर सही दिशा में हूँ। कंटिन्यू कर। लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वो कहते हैं उसकी टांग खिंचाए में लग जाते हैं, लेकिन नो डाउट जो जिस काम में लगा है उसका मन है तो वो आगे बढ़ जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन करना चाहिए। करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा दिख रहा है, कोई अच्छे काम में कोई व्यक्ति लगा है, कोई संगठन लगा है, तो उसका आप हौसला बढ़ाइए। आप आर्थिक मदद कर सकते हैं वो करिए, सामाजिक रूप से कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो उसको कम से कम मोरल सपोर्ट देते रहिए, जिससे कि उसका हौसला ना टूटे। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा नीरस सा विषय है, क्योंकि सबको इंटरेस्ट नहीं आता है। और आप देख रहे होंगे एक विषय और है, क्योंकि नदियाँ जब तक हमारे देश में राजनीति का मुद्दा नहीं बनेंगी, यानी कि वोट का मुद्दा नहीं बनेगी, जब तक बहुत ज़्यादा आप मतलब सुधार का मत सोचिए। अभी देखिए दिल्ली के चुनाव में यमुना नदी का जिक्र हुआ, और कहाँ से हुआ, माने प्रधानमंत्री जी के मुख से जी। तो अब इस समय सबको उम्मीद है कि यमुना नदी सही हो जाएगी, उधार हो तो कि वो चुनाव का मुद्दा बन गई। तो ऐसे ही हमें अपनी नदियों को, अपने पानी को लेकर के वोकल होना पड़ेगा। मान लिया जो मेरा सांसद है, मेरा विधायक है, उनको कहिए आप, भाई आप क्या कर रहे हैं, हमारी नदी तो ऐसी है। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं, माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, तो इसको हमको करना पड़ेगा। और इसीलिए रेखा जी जो है मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जमुना जी की आरती की, और आज धीरे धीरे एक उम्मीद जागी है जनमानस में कि हो सकता है कि जमुना हमारी पहले जैसी हो जाए, क्योंकि जब जमुना जी में झाग दिखता है और गंदगी दिखती है तो मन बहुत दुखी होता है कि ये क्या हो रहा है, और ये ऐसा लगता है किसने किया, हम ये नहीं समझ पाते, ये कोई और नहीं, ये हम ही हैं जो ये सब कर रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं। और इसके आसपास मैंने देखा है कि सब्जियां उगाई जाती हैं, वही सब्जियां बाजार में आती हैं, हम उन्हें खाते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। इस देश में कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो, और अब प्रधानमंत्री जी उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी राजधानी की नदी इतनी गंदी हो। बहुत दुख की बात। हाँ, तो लेकिन अब उम्मीद जगी है, तो इसीलिए जो आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, देखिए एक ये साइंस है। मान लिया किसी ड्रेन में गंदा पानी बह रहा हो, नीचे लीच होगा, उन सब्जियों में या सिंचाई में उस पानी को दिया जाएगा, तो उसकी सोयल में, स्लज में, पानी में या क्रॉप में वो आएगा ही आएगा उसका रेजिड्यू। तो आप देखते होंगे बहुत सारे पेस्टिसाइड बने रहते हैं शरीर में, बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो ये तो एक होना है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसको आपने तन मन और धन से पूरी तरह सेवा की है, क्योंकि कमाना तो क्या है, अपनी जेब से लगाना ही है इस कार्य में। जैसा कि आपने बोला कि शुरुआत में तो एक रिचार्ज करने में भी बहुत कष्ट होता था, मुश्किल होती थी। किताबें आपने लिखी हैं ताकि कोई भी आम इंसान उसे पढ़कर उसे अगर फॉलो करता है तो वो अपने क्षेत्र में वो सारे काम कर सकता है जो आप कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम डायरेक्टली आपसे जुड़ना चाहें, कोई यूथ आज अगर सुन रहा है इस पॉडकास्ट को और वो कहे कि मुझे भी अपने जीवन के लक्ष्य में इस बात को ऐड करना है और मैं भी नदियों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? देखिए, हमारा भारतीय नदी परिषद की एक वेबसाइट है, भारतीय नदी परिषद .org। उसमें इंटर्नशिप के लिए, वॉलंटियर जुड़ने के लिए या उसके मेंबरशिप के लिए तीनों के ऑप्शन हैं। तो हमारे पास बहुत इंटर्न्स भी आते हैं, वॉलंटियर भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, और लगातार रोज़ाना हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं। सबको हम पॉजिटिवली जवाब देते हैं, सबको हम कोई ना कोई टॉपिक देकर उनको अपने साथ जोड़ते हैं, और जो भी हमारे क्रियाकलाप आगे होते हैं उनको सबको हम इन्फॉर्म करते रहते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी जो IFS प्रोबेशनर होते हैं, जो एकेडमी से पास आउट होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, वो भी NGO अटैचमेंट कोर्स के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे अभी सब DFO कंजर्वेटर बने हुए हैं, और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो वहाँ जाकर के नदियों का काम शुरू कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण है ऊना डिस्ट्रिक्ट का जी। ऊना में एक हमारे यहाँ NGO अटैचमेंट के लिए आए थे यशुदीप जी। वो DFO बने, तो उन्होंने कहा भैया मुझे यहाँ एक नदी है उसका काम करना है, आप कुछ सपोर्ट करो। मगर ठीक है, हमने उनको टेक्निकल सपोर्ट किया। तो कन्हन नदी उसका नाम है। तो उन्होंने जो हिमाचल वाला पार्ट था बिल्कुल क्लियर कर दिया 6 महीने में। पंजाब वाला पार्ट, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट, वो राज्य अलग हो गया, अब ये आजकल चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं,
तो ऐसे बहुत हैं। बाहर से भी वॉलंटियर आते हैं, विदेशों से भी, और वो भी इंटर्नशिप करते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स आते हैं, आपके MSW के स्टूडेंट्स आते हैं। तो सब कोई भी जुड़ सकता है और ये सभी का काम है। मैं तो कहता हूँ कि इस समय जो हमने एक नदी दर्शन पोर्टल भी साथ में विकसित किया है, पूरे देश के रिवर सिस्टम को समझना तो आप उस पर जाइए, अपनी नदी की जानकारी लेनी है उस पर जाइए, उसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये हमने पूरी सुविधाएं उसमें दी हैं और कोई भी जुड़ सकता है एक एप्लीकेशन के साथ में। आपको कितनी खुशी मिलती है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? वो एक होता है ना, सुकून मिल रहा है लाइफ में कि मैं अपने जीवन को सार्थक बना रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली तो हर कोई गाड़ी, बंगला, घर, अपने बच्चे, उनकी शादियाँ, इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ है। उसे कभी समाज के बारे में, वो एक हम कई बार दिमाग में रखते हैं कि 50-60 के बाद देखेंगे समाज सेवा, लेकिन आपने एक यंग एज में ये फैसला लिया। परिवार का सहयोग ऑब्वियसली 50-50 रहा होगा, कभी हाँ कभी ना, लेकिन आज परिवार कितना खुश है वो बताएं। और आपको क्या लगता है कि ये जो सफ़र है ये मतलब कितना सुकून भरा रहा आपके लिए? देखिए, डगर तो कठिन थी, लेकिन चुनी गई तो उस पर फिर आगे बढ़े। शुरू में ज़रूर माता पिता की चिंता रहती थी, विरोध नहीं, उनकी चिंता रहती थी कि ये क्या काम है और जीवन कैसे चलेगा। लेकिन वो भी हर्डल दूर हुआ। दूसरा फिर शादी भी हुई, बच्चे हैं, तो अब वो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, हमने सही राह चुनी। देखिए, जो बीत गया उसको तो नहीं लौटा सकते, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि वो वाला जो समय था उसको मुझे दूसरे तरीके से बिताना चाहिए था, लेकिन वो लौट कर तो नहीं आ सकता। लेकिन उसका कंपनसेशन ये है कि मैंने उसके बदले में पाया बहुत कुछ। हाँ, मैं नहीं सोच सकता था कि मैं कभी माननीय राष्ट्रपति जी से मिलूंगा। मैं नहीं सोच सकता था कि कभी माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिक्र करेंगे हमारी नदियों के काम का। मैं नहीं सोच सकता था कि कभी अमेरिका जाने का अवसर मिलेगा या बहुत सारे देश घूमने का अवसर मिलेगा। और जिनके साथ हम वहाँ शुरुआत में जुड़े, जॉन एफ कैनेडी जूनियर, जो कैनेडी राष्ट्रपति थे, उनके भतीजे हैं। इस समय वो ट्रंप सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन का अवसर मिलता था वहाँ, वो भी वहाँ एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो ऐसे चीज़ों को जब देखते हैं तो वो लगता है कि ये नियति है। आपका काम है कर्म करना, नियति आपको जहाँ ले जाए वो उसके ऊपर है, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं भी उसी राह पे चलता हूँ, अपने कर्म से मैं समझौता नहीं करता। और मेरे साथी बहुत लोग आज भी कहते हैं अरे कब तक करेगा, लेकिन मन नहीं मानता। फिर अच्छा सुबह तो चलो कल, अब कुछ दिन के लिए मैं नहीं, फिर कुछ आ जाता है बीच में, नहीं अब ये करना है। तो अब क्योंकि अंदर रच बस गया है ये काम, तो अब उससे तो पता नहीं कब वो मैं चाहता भी नहीं इससे दूर हूँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि खोया पाया, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट बहुत है। हाँ। और शायद ये संतुष्टि इंसान को जीते जी बहुत कम लोगों को मिलती है। क्योंकि सब कुछ करने के बाद फिर लगता है कि सुकून नहीं है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सुकून तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन आपको तो सुकून मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये प्रभु का काम है, मैं जैसे पहले भी कहा, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 हमारे स्वभाव। लेकिन फिर भी शरीर पूरा नहीं होता है जब तक हमारे अंदर चेतना ना हो, 24वां तत्व जी। वो चेतना ही प्राण है। और कृष्ण जी ब्रह्म विद्या के प्रथम अध्याय में जिक्र है कि ये जो प्राण है, आत्मा है, जब तक जीवन मरण के चक्र में रहती है, जब तक वो शुद्ध ना हो जाए। तो जब वो शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है। और ये परमात्मा ही प्रकृति है, परमात्मा ही शिव है। तो हम तो शिव का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा संतुष्टि और क्या होगी। तो उस प्रकृति का काम में प्रभु ने लगाया है, तो अच्छा है, उसी के शरण में है। जिससे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, और आपका विजन क्या है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि, मेरी इच्छा है, जैसे भी भारत 2047 में 100 वर्ष आज़ादी के पूरे करेगा, और भारत ने एक वाटर विजन पेश किया है 2047 का,
कि 2047 में हम जल के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बने। तो एक लक्ष्य अब हमने तय किया है कि हमारी नदियाँ भी उस तब तक निर्मल और अविरल बहनी चाहिए, जब तक 100 अगर वर्ष। हमको हम आत्मनिर्भर जब बनेंगे या विकसित तब बनेंगे जब हमारी नदियाँ भी निर्मल और अविरल बहेंगी। उसमें हमारा जो भी योगदान होगा हम उसको करेंगे, और उसकी हमने एक रूपरेखा बना ली है, उसी में हम आगे लगे हुए हैं। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य हैं, SDGs गोल हैं, उसमें जो भी गोल्स नदियों से पानी से जुड़े हुए हैं उनको हम पूरा करने में जो सरकार की या भारत की मदद कर सकते हैं उसमें हम करेंगे। इसीलिए हमने भारतीय नदी परिषद का गठन किया। इसमें GIZ एक संगठन है, जर्मनी का है, लेकिन भारत में उसकी एक शाखा है। तो GIZ का हमको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। और अभी हम जो जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार के, श्री CR पाटिल साहब, वो इतना एक गजब का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक क्रांति ला दी है ग्राउंड पे, गुजरात महाराष्ट्र में। मतलब करीब करीब मुझे लगा 18-19 लाख स्ट्रक्चर वो बना चुके हैं अब तक, समाज के सहयोग से। तो कैसे पानी को ज़मीन के अंदर डालना है, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिल रहा है। जलगांव के रहने वाले हैं तो उनके यहाँ भी अवसर है। दूसरा मेरा ये एक संदेश है कि ये कोई सरकार का या किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है कि आप उस पर फोकस कर दें कि इस काम को या तो सरकार करे या रमन करे या आप करें। ये सबका काम है। आप जब प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं योगदान नदी को गंदा करने में है, पानी को सींचने में। तो आपका फर्ज बनता है, आपके ऊपर कर्ज है कि आप उसको सुधारने में भी योगदान दें। अब योगदान कैसे देना है वो आपको तय करना है। आप इंडिविजुअल से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक वर्चुअल वाटर, मान लीजिए माइक है, इसको बनाने में कितना पानी खर्च हुआ, या एक कप है, इसको बनाने में कितना पानी खर्च हुआ, मेरी शर्ट को बनाने में कितना पानी खर्च हुआ। तो जो उपभोक्तावाद है वो अगर हम कम करते हैं तो भी हम पानी बचाते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं योगदान दे सकता है, बशर्ते उसको तय करना है मुझे कहाँ योगदान देना है। तो 140 करोड़ का देश है और उसमें से हर व्यक्ति ये तय कर ले कि मैं अपनी नदी को गंदा नहीं रहने दूंगा, अपने आसपास के जल स्रोतों को गंदा नहीं रहने दूंगा, तो कोई मजाल ही नहीं रह सके जी। तो मेरा संदेश यही है कि सबको अपना योगदान देना चाहिए। जी, हम सब पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, रेन हार्वेस्टिंग हुआ या पानी का कैसे सेव करना है, बड़े बड़े ऐसे, बड़े बड़े निबंध, डिबेट्स, बहुत कुछ चलता है। पढ़ा लिखा समाज है। आज के परिवेश में हम इतनी कठिनाई देख रहे हैं, जबकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जब पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी, उनके समय में पानी बहुत अच्छा था, सेफ था, वो लोग उनको पूजते थे, प्यार करते थे। आज सब कुछ जानते हुए भी हम पानी को नहीं बचा पा रहे हैं, हमारा नल का खुला ही रहता है। यूँ तो हम कहते हैं कि मनी एंड वाटर इज सेम एनर्जी, और नलके से एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए, लेकिन नहाते धोते हम बाल्टी पे बाल्टी यूज़ कर रहे होते हैं। और कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कोई भी, मतलब डस्टबिन जैसा भी आप हमारी बातचीत हो रही थी कि नदी को डस्टबिन समझ लिया, कहीं नाला है नाले में कूड़ा फेंक दो। तो ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, इसे कैसे सुधारा जाए? कब आएगा वो रेवोल्यूशन जब इंसान को ये समझ आ जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें कुछ देना है? कमी कहाँ पर है? देखिए, हम प्याऊ लगाकर पानी पिलाने वाली संस्कृति के लोग हैं जी। हम बोतलबंद पानी वाली संस्कृति के लोग नहीं हैं जी। और कोई भी व्यक्ति तब किसी चीज़ को फॉलो करता है या तो उसके अंदर डर हो, कानून का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, या फिर उसकी अंतरात्मा ये कहे कि मुझे ये करना है। तो इसमें फिर सरकार का रोल तय होता है। इसीलिए मैं वो जो वोट वाली बात कह रहा था, सरकार अगर सख्त कानून बनाए, जैसे एक उदाहरण है कि मान लिया यूपी से हम दिल्ली में एंटर करते हैं बस कार में, तो हम यूपी में भले ही बेल्ट ना लगाई हो, लेकिन दिल्ली में एंटर करते सीट बेल्ट लगा लेते हैं, पता चालान कट जाएगा ऑनलाइन। तो जो डर है कानून का, एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो अपनी अंतरात्मा है, जो मैं कह रहा था, अगर नदी का नेचर खराब होता है तो समाज का भी खराब होता है। आप अगर नदियों को आज साफ करिए, आज नदियाँ हमारी स्वच्छ बह रही हैं, तो आप देखिएगा समाज के 50% 80% झगड़े खत्म हो जाएंगे।
आप एक स्टडी कर लीजिए, जहाँ या नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, मेघालय जहाँ उमंगटोक नदी साहब, कितने आपको लगता है यहाँ रोज हत्याएं, मार पीट। मेरठ में तो एक पत्नी ने ड्रम में भर दिया पति को। जी। तो ये हमारी मानसिक विकृति है। हम क्या सोच रहे हैं वो तय होता है। जैसे आपने कहा 70% पानी, तो पानी का जो नेचर है वो पानी से ही मिलता है। तो हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो एक डर कानून का या धर्म का, जो हमारे मतलब अनुयायी, वो जो पंडित या हमारे शंकराचार्य बताते हैं कि कैसे हमको जीवन जीना है, और या फिर अंतरात्मा की आवाज़। मुझे लग रहा है अंतरात्मा की आवाज़ अभी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो धर्म गुरु हैं उनका बड़ा योगदान हो सकता है। मैं तो उनको आग्रह करूँगा, आह्वान करूँगा सम्मान के साथ कि थोड़ा मठों से बाहर निकलिए, समाज में जाइए, घूमिए। हमारी नदियाँ मर रही हैं। आपको अगर कुंभ स्नान करने हैं आने वाले, तो नदियों का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे शिप्रा हो, चाहे नर्मदा हो, या आपकी गंगा हो। तो वो तब होगा जब समाज उनके रक्षण के लिए आगे आएगा, और उस समाज में इस चेतना को भरने का काम हमारे धर्म गुरु अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी। तो उनको करना होगा। दूसरा, सरकार कानून ये बनाए। और तीसरा ये भी है कि जब मुझे लग रहा है कि कोई बीमारी हो रही है, तो खुद भी दवाई ले लें, तो खुद भी ज़रा सोच लें, खुद भी अपना आकलन कर लें। तो ये 3 कामों से मैं हम समाज से क्या हाँ। कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बातचीत रही आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कथनी और करनी जब जीवन में एक जैसी होती है, जो हम कह रहे हैं वही हमारा एक्शन है, तो जीवन में कितना सुकून मिलता है और कितना बड़ा बदलाव, कितनी बड़ी क्रांति हम लेकर आ पाते हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे उम्मीद है पानी के प्रति आपकी चेतना, आपकी सोच बहुत ज़्यादा बदली होगी। ना केवल अभी के लिए बदली है, आप अपने एक्शंस में भी उसको लेकर आएंगे और इस एनजीओ के साथ भी जुड़ेंगे, और अपने कर्मों के थ्रू आप अपनी गंगा को, अपनी नदियों को बचाने में अपना हाथ बटाएंगे और सहयोग करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारी बातचीत में मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि नदी किनारे बैठने का जो आनंद हम उठाना चाहते हैं, उस आनंद को हम अपने फ्यूचर, अपने बच्चों को भी वो देना चाहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब नदियाँ बचेंगी। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।